Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ibrar Ahmed and that is your beautiful channel Apridi Learning Academy. आज हमारा टॉपिक है Importance or Advantages of Dimensional Analysis. पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम Importance or Advantages of Dimensional Analysis पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे बुक में 2 ही एडवांटेजेस गिवन है, हम इन दोनों को इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला है वो है चेकिंग ऑफ एन इक्वेशन, यानी डायमेंशन एनालाइज को इस्तेमाल करते हुए हम एक इक्वेशन को चेक करेंगे कि आई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और ये हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेकिंग ऑफ एन इक्वेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि all terms in a equation must have same dimension यहाँ पे सेम डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यह बताता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सब टर्म्स का डायमेंशन आपस में सेम होगा। यह है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑल टर्म्स इन अ इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन, इसका डायमेंशन हमेशा के लिए सेम रहेगा। यानी सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि A = B + C, यह हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन तीनों का डायमेंशन हमेशा के लिए सेम होगा, यानी A का डायमेंशन हमेशा के लिए B के डायमेंशन के बराबर होगा, और यह पे जो B का डायमेंशन होगा वो हमेशा के लिए C के बराबर होगा, और इसी तरह A का जो डायमेंशन है वो C के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यह पे इन तीनों टर्म्स का आपस में डायमेंशन बराबर होगा, यानी A का डायमेंशन B के बराबर होगा और B की डायमेंशन A के बराबर होगा, B का डायमेंशन C के डायमेंशन के बराबर होगा और C का डायमेंशन B के डायमेंशन के बराबर होगा, A का डायमेंशन C के डायमेंशन के बराबर होगा और C का डायमेंशन A के डायमेंशन के बराबर होगा। यह है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम इस रूल को इस्तेमाल करते हुए एक इक्वेशन को चेक करेंगे कि आई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन है VF = VI + AT। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और हमने इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड पे VF है। चूंकि VF हमारे पास वेलोसिटी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका यूनिट पुट करेंगे। वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। यहाँ पे m यूनिट है लेंथ का, तो m को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल L एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और सेकंड हमारे पास यूनिट है टाइम का, तो हम इस सेकंड को t से रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे ये t ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा LT इनवर्स। तो ये हमारे पास आया इक्वेशन 1, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है VF, इसका डायमेंशन है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहला टर्म है VI। चूंकि VI आल्सो हमारे पास वेलोसिटी है तो हम इसके लिए फिर मीटर पर सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास इक्वल है L/T, और ये T ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा LT इनवर्स। तो ये हमारे पास आया इक्वेशन 2। यह पे
जो तीसरा टर्म है हमारे पास वो है ए टी। ए टी का जो डायमेंशन होगा, सबसे पहले हम ए का यूनिट लिखेंगे मीटर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है तो हम इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद टी है और टी का यूनिट है हमारे पास सेकंड। यहाँ पे हमने सबसे पहले यूनिट लिख लिया। तो यहाँ पे ये सेकंड और स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एम पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये एम की जगह हम एल लिखेंगे और एस की जगह टी लिखेंगे, एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट। और टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी इनवर्स होल स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास आया इक्वेशन 3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन फाइंड आउट किया और इन तीनों का जो डायमेंशन है वो हमारे पास सेम है। यहाँ पे है वी एफ का डायमेंशन एल टी इनवर्स, फिर इसके बाद वी आई का डायमेंशन है एल टी इनवर्स और ए टी का जो डायमेंशन है वो आल्सो है हमारे पास एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे ये तीनों हमारे पास सेम डायमेंशन है, इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है, इसलिए हम ये बात कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन अराइज होता है और वो ये है कि हमने वी एफ को एक टर्म ले लिया, वी आई को दूसरा टर्म ले लिया, लेकिन ए टी को हमने आल्सो एक टर्म ले लिया। यहाँ पे तो होना ये चाहिए था कि हम ए को एक टर्म मानते और टी को अलग टर्म मानते, उसके लिए अलग अलग फाइंड करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे टर्म हमेशा के लिए प्लस या माइनस के ज़रिए जुदा होते हैं एक दूसरे से। जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होंगे वो हमेशा के लिए एक ही टर्म को तस्वीर किया जाएगा। तो यहाँ पे वी एफ है, उसके साथ कुछ नहीं है तो हमने इसको एक टर्म मान लिया। फिर यहाँ पे वी आई है, न इसके साथ डिवीजन में कुछ है और न मल्टीप्लिकेशन में कुछ है, तो इसलिए हमारे पास एक ही टर्म है। यहाँ पे ए है, लेकिन ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में दूसरा क्वांटिटी है जो कि टाइम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हमने ए टी को एक टर्म ही माना। अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता या माइनस होता तब हम इसको अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग टर्म मानते, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इस इक्वेशन में जितने टर्म्स है उन सारे टर्म्स का एक डायमेंशन एक दूसरे के साथ सेम है। ये पे अगर देखा जाए ए टी का डायमेंशन वी आई के डायमेंशन के बराबर है और वी आई का डायमेंशन वी एफ के डायमेंशन के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, और वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि ये इक्वेशन हमारे पास फिजिकली करेक्ट है। हम ये बात बेशक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये बात कभी भी नहीं कर सकते कि ये इक्वेशन हमारे पास फिजिकली करेक्ट है। फिजिकली करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशन। हम कभी भी ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और ये है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सपोज करें यह इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी एफ वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चूँकि हम एक ही साथ फेमिलियर है, हम जानते हैं और इसको प्रेजेंस में बार बार यूज़ करते हैं, इसलिए हमें तो ये पता है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन है और ये हमारे पास फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली तो हाँ यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है और हमें पता है कि ये फिजिकली भी करेक्ट है। लेकिन इस डायमेंशन के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि ये फिजिकली करेक्ट है। हम जो बात करते हैं कि फिजिकली करेक्ट है, हम इसके साथ फेमिलियर है, हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम ये बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करें लिखूँ 2, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2, तो आप ये इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है, ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। लेकिन आपने अभी तक फिजिक्स में ऐसा कोई इक्वेशन नहीं देखा होगा और जब इसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो उसका डायमेंशन यही तीनों डायमेंशन आएंगे, डायमेंशन हमेशा के लिए सेम आएगा। यानी यहाँ पे वी एफ है तो सबसे पहले वी एफ का जो डायमेंशन हमारे पास वो यही हमने फाइंड आउट किया है एल टी इनवर्स एल
टी इनवर्स। फिर वी आई है, वी आई का डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया है और वो क्या है, वो भी हमारे पास है एल टी इनवर्स और इसके बाद 280 है। हमने डायमेंशन के लेक्चर में पढ़ा था कि जितने भी नंबर्स है, प्योर नंबर्स है, वो उनका डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम जस्ट डायमेंशन 80 का फाइंड आउट करेंगे और 80 का डायमेंशन हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं और वो आया था हमारे पास, यहाँ पे 80 है, 80 के डायमेंशन है एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का डायमेंशन हमारे पास सेम आया। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ 2 लिखूँ भी तब भी उसका यही डायमेंशन आएगा, क्योंकि 2 का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए ये रूल, इसलिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने किया ये हमें ये बताता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन किस तरह, डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। फिजिकल करेक्टनेस के बारे में हमें ये कुछ मालूमात नहीं दे सकते। तो यह है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एक बात और याद रखना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट एक्सेप्ट एन equation as physically correct, but we can reject an equation, ये बहुत ही important बात है। We cannot accept an equation as physically correct on the basis of dimensional analysis. अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली कि ये फिजिकली भी करेक्ट है, बट हम इसको चेक करेंगे एक्सपेरिमेंटली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब फिजिकली सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। हम इसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने डायमेंशन फाइंड आउट किया, डायमेंशन हमारे पास तीनों का सेम आया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम ये बात नहीं कर सकते कि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। तो इसलिए फिजिक्स में हम ये इक्वेशन उन स्टेप्स की बिना पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्शन के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे अगर करेक्ट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट करेक्ट आया। बट वी कैन रिजेक्ट एन इक्वेशन। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो हमेशा के लिए फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा। यानी डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट एज फिजिकली। यानी अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा, वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए रॉन्ग ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि अगर एक इक्वेशन का डायमेंशन सेम नहीं आया ऑल टर्म्स का, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है और फिजिकली भी इनकरेक्ट है। तो चलो दूसरे एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको नोट करें। सपोज करें दूसरा इक्वेशन हमारे पास के s एज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास है दूसरा इक्वेशन, इसको हमने चेकआउट करना है। सबसे पहले हमारे पास s है, s जो हमारे पास डिस्टेंस है इसका यूनिट है मीटर, और मीटर हमारे पास यूनिट है लेंथ का, तो ये इसका हुआ डायमेंशन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म वी आई टी का डायमेंशन, वी आई टी का जो डायमेंशन हमारे पास, वी आई का मीटर, वी आई का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास है सेकंड। तो सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, मीटर रह जाएगा, और मीटर की जगह हम कैपिटल एल इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। ये हमारे पास हुआ इक्वेशन 2। यहाँ पे है हाफ एट स्क्वायर, तो हाफ हमारे पास 1/2 हमारे पास नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो हम 80 का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। 80 स्क्वायर का डायमेंशन हमारे पास आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
टी की जगह सेकंड लिखेंगे और यहाँ पे जो स्क्वायर है ये अपनी जगह रह जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मीटर रह जाएगा और मीटर की जगह हम कैपिटल एल लिखेंगे। तो ये हुआ हमारे पास इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हमने तीनों टर्म्स का डायमेंशन फाइंड आउट किया, एस का, वी आई टी का और ए टी स्क्वायर का, और इन तीनों का जो डायमेंशन हमारे पास वो सेम आया। यहाँ पर एस का जो डायमेंशन है वो भी एल आया, वी आई टी का डायमेंशन भी एल आया और ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एल आया। तीनों का डायमेंशन सेम है, तो इसलिए हम ये बात कहेंगे कि इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। वी कैन नॉट से दैट दिस इक्वेशन एज फिजिकली करेक्ट, इट मे बी फिजिकली करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर इसके साथ मैं कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐड करूं, जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा एट स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं इसके साथ जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिखूंगा तो इसके डायमेंशन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके जो फिजिकली मीनिंग होगा उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा पाई की वजह से, बट इसके मीनिंग पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा। इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट तस्वीर किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है हमारे पास डिराइवेशन ऑफ फार्मूला। इन डायमेंशन एनालाइज को यूज़ करते हुए हम एक क्वांटिटी के लिए पॉसिबल फार्मूला डिराइव करेंगे। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया होगा कि सपोज करें आप टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम के लिए एक फार्मूला फाइंड आउट करें, और टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम हमारे पास डिपेंड करता है मास ऑफ द बल्ब, मास ऑफ द मेटालिक बल्ब। तो यहाँ पे मास पे डिपेंड करता है, इसके पास ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और लेंथ ऑफ द स्ट्रैंग पे हमारे पास डिपेंड करता है एल। इन तीनों क्वांटिटी पे टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम डिपेंड करता है। आप इस टाइम पीरियड के लिए एक पॉसिबल फार्मूला डिराइव करेंगे। तो किस तरह करेंगे, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप 1 ये है कि आप वो क्वांटिटी लिखे जिसके लिए आप फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो हम टाइम पीरियड के लिए फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले टी लिख लिया और इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन में वो सारे क्वांटिटीज लिखे जिन पर ये क्वांटिटी डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है मास पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास। जी पे डिपेंड करता है जी, और एल पे डिपेंड करता है एल। यानी इन तीनों क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पहले से गिवन है, आपको पहले से गिवन होगा, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड पॉसिबल फार्मूला। तो यहाँ पे इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो मैंने इन तीनों को टी के साथ डायरेक्टली रिलेशन में लिख लिए। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास स्टेप नंबर 2। दूसरा स्टेप ये होगा कि इस टी को अपनी जगह लिखे, डायरेक्टली रिलेशन का साइन अपनी जगह, यहाँ पे एम जी एल। अब इन तीनों को अपनी मर्जी की कोई पावर दे दे, जो भी पावर आप देना चाहे उसको दे दे, एक्स वाई जेड दे दे, ए बी सी दे दे, जो भी आप चाहते हैं। तो मैं इसको ए बी सी का पावर देता हूँ, ए बी एंड सी। इन तीनों को मैंने अपनी तरफ से एक पावर दे दिया। यह है हमारे पास स्टेप नंबर 2। इसके बाद है कि इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तीसरा जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। टी अपनी जगह, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे और साथ ही एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट, और ये अपनी जगह आएंगे एम ए जी बी एल सी। अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हम के पुट करते हैं। सपोज हम मानते हैं के पे जो कांस्टेंट है वो हमारे पास के है, तो यहाँ पे हमने के को पुट किया और यह हमारे पास आया एम ए जी बी एल सी। ये हमारे पास आया, इसको चलो हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चौथा स्टेप क्या है हमारे पास? चौथा स्टेप है कि इन सारे क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड आउट करें। इस क्वांटिटी का, इसका और इसका क्वांटिटी। ये हमारे पास टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है वो हमारे पास है टी। तो ये हमारे पास आया 1, सपोज करें 1 के कांस्टेंट है और इसके बाद है एम। एम का जो
m का जो डायमेंशन है हमारे पास, m चूँकि मास रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए इसका डायमेंशन हम कैपिटल मास मानेंगे m। ये हमारे पास है 2। तीसरा है g का जो डायमेंशन है हमारे पास, g हमारे पास इक्वल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह l लिखेंगे क्योंकि लेंथ का यूनिट है। t की जगह, s की जगह हम t लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड टाइम का यूनिट है। यहाँ पे स्क्वायर है तो t स्क्वायर आ जाएगा, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे t-2 आएगा। तो ये हमारे पास आया 3। फिर इसके बाद है हमारे पास l चूँकि लेंथ है तो हम इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास आया 4, इक्वेशन 4। अब इन डायमेंशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो डायमेंशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो t की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे कि t इज इक्वल टू के अपनी जगह, m की जगह हम यहाँ पे कैपिटल M, और यहाँ पे m पे जो पावर है वो हमारे पास a है तो हम पावर को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास m का डायमेंशन हो गया। फिर g है, g का डायमेंशन है हमारे पास LT-2, LT-2, और यहाँ पे होल पावर, यानी यह हमने g के जगह लिख लिया और g पे b पावर है, होल पावर b आएगा, और इसके बाद हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। फिर इसके बाद है l की जगह हम कैपिटल L लिखेंगे, और इस पे जो पावर है वो है c, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे t अपनी जगह आएगा, k अपनी जगह, m अपनी जगह, यहाँ पे l का पावर 1 है तो यहाँ पे b इसके साथ ज़रब हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा l पावर b, और यहाँ पे 2 है -2 और b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा t-2b, और ये l पावर c अपनी जगह रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पर भी l है और यहाँ पर भी l है, तो इन दोनों को हम कंबाइन एक साथ ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा t इज इक्वल टू k m पावर a इनटू t पावर -2 भी। हम ये l हमने छोड़ दिया क्योंकि हम इसको वहाँ पे शिफ्ट करना है, एक साथ लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा l पावर b इंटू l पावर c। ये हमारे पास आया, ये हमारे पास रिजल्ट है इसके सिंप्लीफिकेशन का। तो इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे t है, डायमेंशन राइट हैंड साइड पे t है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि m पावर 0 l पावर 0 t, तो यहाँ पे इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, और ये इस डायमेंशन का जर्नल फॉर्म भी है, क्योंकि हमने जब डायमेंशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जर्नल फॉर्म पढ़ा था कि जर्नल फॉर्म हमारे पास है m पावर a माइनस प्लस पावर a इंटू l माइनस प्लस पावर a एंड t प्लस माइनस पावर c। तो यहाँ पे जर्नल फॉर्म लिखा था, तो यहाँ पे जस्ट आया है। तो यहाँ पे m का इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे लेंथ नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा m पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, आल्सो l पावर 0 विच इज आल्सो इक्वल टू 1, और 1 जब t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि m पावर 0 l पावर 0 इंटू t। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया, और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे m अपनी जगह आएगा पावर a, और यहाँ पे t -2 भी अपनी जगह आएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा रूल है, और वो ये है कि जब भी बेस सेम हो
दो क्वांटिटी का और वो क्वांटिटी प्रोडक्ट्स में हो यानी ज़रब में हो तो इन दोनों क्वांटिटी का पावर हमेशा के लिए ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए L और L दोनों बेस है सेम है तो इसलिए हम इससे एक लेंगे और इसका जो पावर है इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा L B प्लस C इस पावर का, इस L का पावर और इस L का पावर दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया इससे। इसके बाद हम जो पांचवा स्टेप है हमारा वो ये है स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 वो ये है कि हम पावर को कंपेयर करेंगे। स्टेप नंबर 5 है कंपेयरिंग पावर्स। हम पावर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम T का पावर M का पावर कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे M का पावर है 0। लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वांटिटी का जो पावर होगा और उसी क्वांटिटी का राइट हैंड साइड पे जो पावर होगा ये दोनों हमेशा के लिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे M का पावर 0 है फॉर M। लेफ्ट हैंड साइड पे पावर 0 है और राइट हैंड साइड पे पावर 1 है। तो ये हमारे पास इम्प्लाइज करता है कि A इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास चलो A आया, हमने इसको नाम दिया इक्वेशन A। इसके बाद है हमारे पास T। L को अभी फाइंड नहीं करते, क्यों? क्योंकि L को अब हम कंपेयर करेंगे T और T को। L क्यों पहले नहीं कंपेयर करते? इसलिए कि यहाँ पे L का पावर 0 है लेकिन यहाँ पे L की इक्वेशन आएगा और इसमें 2 टर्म्स होंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टीज होगी। सबसे पहले हम T का यहाँ से B फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ से C फाइंड करना आसान है। तो सबसे पहले हम फॉर T के लिए फाइंड आउट करते हैं फॉर T का यहाँ पे पावर क्या है 1 है और राइट हैंड साइड पे T का पावर है -2B। यहाँ पर भी -2 डिवाइड करें और यहाँ पर भी -2 डिवाइड करें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास B आएगा -1/2 ये आया हमारे पास इक्वेशन नंबर B। चलो इसको ना देते हैं B इक्वेशन हमारे पास आया। इसके बाद जो तीसरा है फॉर L। अब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर L के लिए हमारे पास यहाँ पे जो पावर है 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे L का पावर है B प्लस C। तो यहाँ पे अगर देखा जाए B भी हमारे पास मालूम है, A भी हमारे पास मालूम है और B भी मालूम है, तो हमने जस्ट C को फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम B को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे B आएगा माइनस हो जाएगा -B इक्वल टू C विच इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू -B। तो यहाँ पे C अपनी जगह आएगा और माइनस अपनी जगह और B की जगह हम यहाँ पे B का वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो यहाँ के B का वैल्यू है हमारे पास -1/2। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो C का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/2। तो यह आया हमारे पास इक्वेशन C। तो अब इन पावर्स के जो वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं। इस इक्वेशन में हमने जो वैल्यूज़ हमारे पास आए वो पुट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया ये T अपनी जगह आएगा, T इज इक्वल टू K अपनी जगह आएगा, M की जगह हम M लिखेंगे और A की जगह हम लिखेंगे 0 क्योंकि A हमारे पास इक्वल है 0 के। तो M पावर 0। इसके बाद है G लिखेंगे। G का जो पावर है हमारे पास वो B है और B हमारे पास इक्वल है -1/2। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास L है तो हम यहाँ पे लिखेंगे L और L का जो पावर है वो C है तो C की जगह हम लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे T अपनी जगह, K अपनी जगह, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा G -1/2 into L/2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए G का जो पावर है ये नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव
में कन्वर्ट करने के लिए तरीका यह है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू के एन टू एल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई जी पावर 1/2। यहाँ पे नेगेटिव था, जी हमने नीचे ले आया और इसका जो पावर है वो पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे इसके बाद हम करेंगे t अपनी जगह आएगा, के अपनी जगह। अब हमें पता है कि 1/2 पावर, जिस क्वांटिटी का भी पावर 1/2 हो तो उस क्वांटिटी पे हम हमेशा के लिए अंदर रूट लेते हैं, क्योंकि 1/2 हमारे पास अंदर रूट के बराबर है। जब भी पावर में हो, बेस में होगा तो तब अंदर रूट के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एल अंदर रूट डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर रूट, अंदर रूट या स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टी एन टू के होल अंदर रूट एल बाई जी। हम यहाँ पे ये कांस्टेंट है और हमने टाइम पीरियड के लिए फार्मूला निकाल लिया कि एल बाई जी के, लेकिन यहाँ पे के कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का भी कोई ना कोई यूज ज़रूर होगा, लेकिन हम वो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको हम हमेशा के लिए एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हम यहाँ पे कांस्टेंट का लिखेंगे। तो यहाँ पे ये एक और लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, क्योंकि हम इस इक्वेशन के साथ फेमिलियर है तो हमें पता है कि यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के लिए जो कांस्टेंट है वो है 2π, इसलिए हम के को 2π से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू 2π होल अंडर रूट एल बाई जी। तो ये आया हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला 2π अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट का पता ना हो तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को छोड़े, ये आपका इक्वेशन सही तस्वीर किया जाएगा। तो यह था डायमेंशन का इंपॉर्टेंस। आप पढ़ते हैं डायमेंशन के लिमिटेशन, आप पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सबसे पहला लिमिटेशन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वी कैन नॉट एट does not gives us information about the correctness of physical equation हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डायमेंशन एनालिसिस हमें फिजिकल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देते। यहाँ पे दूसरा जो लिमिटेशन है वो है हमारे पास कि जिस क्वांटिटी के लिए आप फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, अगर वो क्वांटिटी आपको गिवन ना हो और वो क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है अगर वो गिवन ना हो तो आप फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी कांट डिराइव पॉसिबल फार्मूला without knowing the quantities on which it depend। यानी यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया टाइम पीरियड के लिए और फार्मूला डिराइव किया, लेकिन हमें पहले से गिवन था कि mgl पे ये डिपेंड करता है। अगर ये क्वांटिटी गिवन ना होते तो हम कभी भी टाइम पीरियड के लिए फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि उन क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशन है अगर आपको वो पता ना हो तब भी आप फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही सेम लिखेंगे कि वी कांट डिराइव पॉसिबल फार्मूला, पॉसिबल यहाँ पर है फार्मूला without knowing the dimensions of
all given quantities, यानी जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है उन सब का डायमेंशन का आपको पता होगा, अदरवाइज यू विल नॉट डिराइव पॉसिबल फार्मूला। यहाँ पे m का भी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, g का भी, l का भी और t का भी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो चौथा लिमिटेशन है हमारे पास वो ये है कि एट डज नॉट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about constant के बारे में ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और आखिरी जो लिमिटेशन है पांचवा वो है हमारे पास कि एट कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन quantities having same dimension। यानी डायमेंशन हमें उन क्वांटिटीज़ के दरमियान फ़र्क नहीं बता सकता जिनका डायमेंशन सेम होगा। तो यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सबसे पहले हमने पढ़ा चेकिंग ऑफ इक्वेशन, हमने वो डिटेल के साथ पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला और लास्ट में हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।